जिस समाज का राष्ट्रपति हो और उस समाज के ऊपर पेशाब कर दिया जाए, बहन बेटियों का बेआबरू किया जाए, उनसे दुष्कर्म कोई रुका हो नहीं है। मणिपुर के जो घटना है वो घटनाएं कभी कोई भूल नहीं सकता है। मैंबोर में हमारा जो है आदिवासी समाज की हत्या करके गाड़ दिया गया। तो एक से बढ़ के एक घटनाएं आदिवासी के साथ होता। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के, यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है पुष्पराजगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है यहाँ के ही 10 वर्षों के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को जी से। फुंदेलाल जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ नेट की पूरी टीम की ओर से कांग्रेस का विधायक उम्मीदवार बनाए जाने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। फुंदेलाल जी, कांग्रेस ने तो एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया है, क्या लगता है इस बार जनता का मत भी प्राप्त होगा? देखिए, मैं अपने कार्यों पर विश्वास करता हूँ, अपने जनता पर विश्वास करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि मेरा ये पूरे पुष्पराजगढ़ दूरांचल क्षेत्र है, जंगल पहाड़ों के बीच में हमारे लोग बसे हुए हैं और वहाँ तक पहुँचना बड़ी कठिन भी है। हम मानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम चांद पर पहुँच गए, लेकिन हम गांव से गांव नहीं पहुँच पाए। और हमने पूरा प्रयास किया कि मध्य प्रदेश सरकार को और विधानसभा में और अभी यहाँ के समस्याओं को रखने का, और जो काम हमने कराया है और भाई बहनों के बीच में, आदरणीय मतदाताओं के बीच में हमने जो प्यार बांटा है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में भी मुझे सहयोग मिलेगा। फुंदेलाल सिंह मार्को ने राजनीति को ही क्यों चुना? बहुत आजकल के युवा हो या फिर आपके समय में भी लोग अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना करियर बनाने की कोशिश करते थे, आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, मैं तो पहले, मेरा क्या है कि विद्यार्थी जीवन से ही मैं 84-85 में कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा और छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। जहाँ भी भ्रष्टाचार होता था, जहाँ लोग अन्याय करते थे हमारे बीच के लोगों के साथ, चूँकि आदिवासी क्षेत्र है और हमारे लोग बहुत साधारण हैं, आज भी हैं, उस समय 84-85 में थे। तो यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी लोग जो है इसको बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ बना के रखे थे। तो हम लोग क्या करते थे कि गांव में जाते थे, निर्माण कार्यों को देखते थे, उसमें जो भी यदि मजदूर भुगतान नहीं हुआ है तो हम मजदूरी भुगतान कराते थे। लोगों को थोड़ा पनिश भी करते थे कि हमारे लोगों को अच्छा भुगतान हो, निर्माण अच्छे गुणवत्तापूर्ण हो। इस तरीके से पूरे क्षेत्र में हमने काम किया। और इसके बाद हमने जो है 85 में अपन अध्यक्ष भी रहे, 87 में, अप्रैल 87 में शिक्षक भी हो गया, असिस्टेंट टीचर भी हो गया। तो 5-6 साल हम शिक्षक के काम भी किए। ये ट्राइबल वेलफेयर में थे, यहीं राजनीग्राम में टीचर था। और वहाँ भी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बन गए। तो मैं कहा जिसको मैं छोड़ना चाहता हूँ वो घूम फिर के फिर मेरे पास आ गया। और यहाँ का न्याय रुका नहीं, आपको बताऊँ, भ्रष्टाचार रुका नहीं पुष्पराजगढ़ का। कोई आपको बताए, खसरा में कोई नक्शा में, पट्टा का बनवाने में, फौती नामांतरण कराने में लोग, चूँकि मैं मुख्यालय में मेरा घर निवास था है, लोग आके 2-2, 3-3 दिन बैठे रहते थे। हम देखे यार, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, समाज में पैदा हुए हैं और समाज के लोग यहाँ आके बैठे रहते हैं और मुझे कुछ करना चाहिए। तो हमने त्यागपत्र भी दे दिया। और फिर हम कहे कि जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ स्वर्गीय श्री दलवीर सिंह जी थे, हमारे स्वर्गीय हजारी सिंह जी विधायक उस समय हुआ करते थे,
दलपत सिंह जी सांसद हुए करते थे, लेकिन इनके योद्धा बहुत बड़ा था, तो हमारे यहाँ के लोग बहुत कम जाया करते थे, जा नहीं पाते थे। तो हम कहे कि इनकी लड़ाई हमको लड़नी चाहिए, और हम ऐसा कर सोच के हमने जो है अप्रैल 93 में हमने रिज़ाइन कर दिया। हम कांग्रेस से टिकट मांगे, कांग्रेस से मुझे टिकट दिया नहीं गया, तो मैं कहा मुझे तो भाई नौकरी छोड़ा हूँ तो चुनाव तो लड़ना ही है। हमने उसी समय नए बासपा तैयार हुआ था पार्टी, फिर मुझे जो है वहाँ से भी मिल गया टिकट। हमने दमदारी से लड़ी और पूरे जनता का खूब प्यार मिला। हालांकि वो चुनाव हम लूज कर गए, लेकिन हमको एक अनुभव प्राप्त हुआ कि यार, और उससे हमको काम करने का एक जो है अच्छा अवसर भी प्राप्त हुआ। फिर जिला पंचायत का सदस्य हो गया, 4-5 साल जिला पंचायत के सदस्य भी हुए, फिर 15 साल में जिला पंचायत के सदस्य भी रहा। इस बीच में अच्छा अपना गांव में काम करना, जाना, लोगों से मिलना, जो भी समस्या है, यहाँ ब्लॉक है, तहसील है, थाना है, लोगों वहाँ ज़्यादा जानकारियाँ होती चले गई, लोग जुड़ते चले गए। फिर बाद में देखे कि यह अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, तो 2008 में मुझे कांग्रेस से टिकट मिला। तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग हमारे पूर्व में काम कर रहे हैं और हम दूसरे आके टिकट ले लें तो नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन उनको भी मनाने का हमने प्रयास किया और करीब 1200 वोटों से हम पीछे भी रह गए। कांग्रेस कैसे प्रभावित करती है आपको? पार्टियां, इतनी सारी पार्टियां हैं इस देश में, फिर भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के साथ इसलिए मैं जुड़ा कि हमारे पूरे पूर्वज कांग्रेस में थे। आज भी आदिवासी समाज हमारा जो है कांग्रेस में है। चूँकि इंदिरा जी को हम लोग बड़ा इंदिरा दाई के नाम से जानते हैं और उसका बड़ा सम्मान था, और हमने उनसे बड़ा प्रभावित भी हुए। और उन्होंने एक चीज़ किए कि आदिवासियों की ज़मीन, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि आदिवासियों का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। मैं कहा ये तो बहुत अच्छा आदेश है। जो हमारे भाई जंगल पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, सीधे साधे हैं, जो नगर महानगरों में निवास कर रहे हैं, यदि उनके गैर आदिवासी लोग भी निवास कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, और ऐसा ना हो कि उनको जो है बहला के, लालच दे करके, अधिक पैसा दे करके उनके बेशकीमती ज़मीनों को ले न ले। ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये आदेश हमारे लिए वरदान साबित होगा। तो ये सब सारी चीज़ों से मुझे लगा कि हमको इससे जुड़ना चाहिए। और उस समय दलवीर सिंह साहब भी थे, वो भी हमारे गांव के ही थे, तो मुझे भी लगा कि इनसे जुड़ के और हम अच्छा काम कर सकते हैं। और इनके नीतियों को पहले पूर्व में तो कांग्रेस ही था, कोई दूसरा पार्टी थी ही नहीं। और कांग्रेस में और जो नेताओं ने आदिवासियों को उठाने का बहुत प्रयास किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य, उसमें अपना लगा अनवरत इस समाज के उत्थान के लिए लगे रहे। तो हम पढ़ने में, लिखने में, छात्रवृत्ति दिया, आश्रम दिए। तो ये व्यवस्थाएं जो हमके देख करके, चूँकि मैं स्वयं छात्रावास के देख रहा था, यहाँ आदिवासी समाज का था, बहुत सारे लोग हमारे अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर महानगरों में नहीं जा सकते। द्रौपदी मुर्मू जी आपके समाज से ही आती हैं। हाल फिलहाल में ही भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति के पद से नवाजा है जी। भाजपा तो कहती है कि उनके सरकार में हर वर्ग को मौका दिया जाता है। हाँ। आप इसे कैसे देखते हैं? आदरणीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए हम स्वागत करते हैं कि एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च सत्ता पर आपने वहाँ पहुँचा दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जब राष्ट्रपति हो और जिस समाज का राष्ट्रपति हो और उस समाज के ऊपर पेशाब कर दिया जाए,
बहन बेटियों का बेआबरू किया जाए, उनसे दुष्कर्म कोई रुका हो नहीं है। आपका मणिपुर के जो घटना है वो घटनाएं कभी कोई भूल नहीं सकता है। मैम्बोर में हमारा जो है आदिवासी समाज की हत्या करके गाड़ दिया गया। तो एक से बढ़ के एक घटनाएं आदिवासी के साथ होता रहा। हमारे माननीय राज्यपाल जी जो आदिवासी समाज के हैं हमारे मध्य प्रदेश, वो भी कहते हैं कि मैं आदिवासी समाज का हूँ, लेकिन ये सर्वोच्च सत्ता पर बैठे आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा न कर सकें तो कम से कम इतना कर दें कि जो तत्कालीन जो सरकार है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, इतना तो कहें कि भाई इनसे जो है अत्याचार ना हो। यदि भला नहीं कर सकते, उनका उत्थान नहीं कर सकते, निर्माण नहीं दे सकते, लाइट बिजली पानी नहीं दे सकते, तो कम से कम इनके ऊपर पेशाब भी न करो। भाजपा के पास तो डबल इंजन की सरकार भी है, वो विकास के भी वादे करते हैं और बहुत सारे वादे, बहुत सारे योजनाओं को गिनाने का काम करते हैं जी, और कहीं ना कहीं सरकार में आने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास भी तो कुछ उपलब्धियां होंगी ना जनता को बताने के लिए। देखिए, हमारे पास चूँकि मैं 10 साल से विधायक हूँ, चूँकि अभी आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी गिरीश गौतम जी और पूरे समिति ने हमें उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया, से सम्मानित किया गया। विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। और इसी सारी चीज़ छोटे छोटे बिंदुओं को वहाँ आकलन किया जाता है कि कौन से विधायक का परफॉर्मेंस विधानसभा में अच्छा है, अपने क्षेत्र के प्रति कितना वो चिंतित है, कि कैसे उसका प्रश्न लगते हैं, कैसे उसका प्रस्तुति है, और किसी भी मुद्दे को विधानसभा में कैसे वो रख सकता है। इन सारे चीज़ों का आकलन करके ही उत्कृष्टता सम्मान जो है वहाँ विधानसभा में दिया जाता है। तो मुझे तो आशा नहीं था, चूँकि मैं विपक्ष का था। और इसके बाद ही मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी और समिति को कि उन्होंने मेरे चयन किया। तो ये सारी चीज़ें हमने विधानसभा में रखा, एक एक चीज़ में रखा कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे गांव मजरा टोला में विद्युत नहीं है और फर्जी बिलें आ रही हैं। मैं फर्जी बिलों का बनाया, एपेट बनाया, बना करके विधानसभा में गया उन बिजली बिलों का पूरा। और मुख्यमंत्री जी से पूछा, आप बोलते हैं कि फर्जी बिल नहीं जा रहे हैं हमारे, ये मैं पूरे आपके पास रखा हूँ, पहना भी हूँ, अपने साथ में भी रखा हूँ। आपका बहुत सारे सूत्र हैं, आप पता लगाइए कि रमना नंबर 1 में वहाँ लाइट है कि नहीं, और यदि है तो कोई वहाँ जल रहा है क्या, और यदि नहीं है तो फर्जी बिल जा कैसे रहा है। हमने विधानसभा में रखा और सरकार पटल में रखा, सदन पटल में रखा, लेकिन उसकी सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई है। ये आपको बताएं, बिजली पूरे क्षेत्र में हमारे जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव में आज भी बिजली नहीं। इनका जल जीवन मिशन, पता नहीं भगवान डबल इंजन की सरकार कहाँ उनका चल रहा है वो गाड़ी रेल। मेरे यहाँ तो जल जीवन मिशन भी इनका नहीं दिख रहा है। हमने प्रयास करके पिछले विधानसभा में 2 परियोजनाएं, समूह जल परियोजना नल जल का स्वीकृत कराया था। जब कुसुम महदेली जी तत्काल पीएचई मंत्री थे, उस समय स्वीकृत हम कराए थे कि किरगी समूह जल प्रदाय योजना, और दूसरा नर्मदा नदी पर आधारित दमेहड़ी जल प्रदाय योजना। करीब 51 गांव से ये पूरे नल जल योजना उसमें हम दे रहे हैं, और दूसरा दमेहड़ी जल प्रदाय योजना से 71 गाँवों को नल से जल जोड़ करके पानी गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास किया। उसके अलावा मेरे यहाँ कोई ऐसा काम जल पर नहीं है। आज भी लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, या तो वो बरसाती नालों पर आधारित है, उनके बहना बंद हो जाए तो झिरिया छोटे छोटे खोद के बना लेते हैं, उसी में जानवर पानी पीते हैं, उसी में मनुष्य पानी पीते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मेरा ऐसी स्थितियां हैं, कृपा करके आप नल जल योजना मेरे यहाँ चालू कर दीजिए। लेकिन विपक्ष के विधायक होने के नाते अनवरत मेरे साथ भेदभाव करते रहे।
और जिसके कारण जो विकास मेरे यहाँ होना था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको रोक के रखा है। आपके क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि आपके कार्यकाल में केवल यात्री प्रतीक्षालय ही बनाए गए हैं, इसके अलावा और विकास के काम नहीं हो पाए हैं। मैं कर क्या सकता हूँ? ऐसा नहीं कि हम निर्माण कार्य नहीं किए, वो भी हमने किया, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय वहीं लगे जहाँ ग्राम पंचायत के लोगों ने उसका मांग किए, और उन जगहों में हमने लगाया जहाँ सार्वजनिक दुकान है, जहाँ लोग गल्ला लेने आते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, बरसात में बैठे रहते हैं, ठंडी में बैठे रहते हैं। तो हमने प्रयास किया कि इनको हम बना देने से ज़्यादा बड़ा आश्रय तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो 2 4 10 20 50 लोग वो उसमें छाँव में बैठ सकते हैं, मेरी माताएं बहनें, तो मैं अपने आप को धन समझूंगा। और जहाँ जहाँ भी सरपंचों ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने कहा, वहाँ हमने बनाने का प्रयास भी किया है। हमने ऐसा नहीं है, हैंडपम्पें भी लगाएं, जल की व्यवस्था भी हमने किया, लेकिन विपक्ष के लोगों को और कुछ नहीं दिखता कि रोडें हमने बनाई वो नहीं दिख रहा है, पुल पुलिया बनाए वो नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है मेरे यात्री प्रतीक्षालय। क्योंकि हम जनता के लाभ जो देना चाहते हैं उसमें उनका जो है, जो आँखें हैं, उनकी सोच है, वो सोच जनता के हित में नहीं है। और ऐसा नहीं, जो भी हम काम किए हैं जनता के मांग के स्वरूप हमने किया है। भाजपा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव में जाने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है आपको, आपके चुनावी क्षेत्र में मोदी की लोकप्रियता आपके लिए चुनौती बन सकती है? देखिए भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 2023 के परिणाम को आ जाने दीजिए, ज़्यादा हम नहीं कहते, क्योंकि यही हम भारत देश में निवास कर रहे हैं और इसकी प्रभाव कितना है वो 2023 में आपको दिख जाएगा। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती भ्रष्टाचार लोगों को जो है त्राह त्राह कर दिया है। आपको बताओ, मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, क्या आप पूरे गांव में बिजली दे दिए? 24 घंटे बिजली तो छोड़िए, हम बिजली गांव में पहुंचा ही नहीं पाए। और नरेंद्र मोदी से प्रसन्न रहेंगे कि वह शिवराज सिंह से हम उठाए सदन में। मैं अपने आप के कार्यों पर हम बिल्कुल अब संतुष्ट हूँ कि जहाँ मेरी जनता मुझे भेजा गया, मैं दमदारी से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सदन में लड़ते रहे, उस सदन से सड़क तक। भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस को घोटालेबाजों की सरकार कहते हैं। भाई देखो, 50% कमीशन का सरकार तो हम कह रहे हैं। कोई भी किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी ठेकेदार को आप जाके पूछ लीजिए। आप बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं बड़े बड़े ठेकेदारों के, 2-2 3-3 का साल से। आप मेरे पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक चले जाइएगा, पवित्र नगरी अमरकंटक है, और वहाँ ये आपका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही, 7 साल हो गया है। और हम विधानसभा में रखे, जांच कमेटियां बना दिए, वो ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिए, तब उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरा कर दिए, वो भी अपना खन खोद के बराबर कर दिया, चालू नहीं हो पाया। कहे भैया क्या करें, कहे इतना देला नेला पड़ता है। एक व्यक्ति नीचे खोद के लेके चला गया, दूसरा व्यक्ति पैसा दे के उसको मिल गया। इसी तरीके से बड़े जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, ठेका हो रहे हैं, पहले उनका लेन देन, इसके बाद उनका कार्य, इसके बाद ठेकेदार कोई सुनने वाला नहीं। भाजपा के तमाम नेताओं द्वारा परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता रहता है। देखिए, परिवारवाद हम इसको नहीं कह सकते। मैं अपने एक उदाहरण हम बता रहे हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरा बेटा काम कर रहा है, मेरे परिवार के लोग लगे हुए हैं, भाजपा के भी हमारे नेता हैं, जब उनके विधायक मंत्री हैं, उनके बेटा उनके घर में भी हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो पानी चाय का व्यवस्था कौन करेगा? तो वो तो बेटा ही करते हैं ना, वही सारे सम्मान वही करते हैं क्षेत्र के लोगों का, अतिथियों का। और अनवरत हम काम करते हैं, हमारे साथ पूरे परिवार लगा रहता है, और वो पूरे क्षेत्र में संघर्ष करता है, पूरी व्यवस्था करता है।
और ऐसा समय आएगा, वो आज मेरे सरकार नहीं है हम लोगों के साथ, और जब सरकार नहीं है इसके बाद तो हम झंडा लेके चल रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ, मेरा बेटा भी चल रहा है, मेरे नेताओं के वो भी चल रहे हैं, उनके बेटा, उनके नात, उनके रिश्ते, सारे लोग तो चल रहे थे। डंडा वो खा रहे थे, जेल में बंद वो हो रहे थे। और जब चुनाव का समय जब आया, तो आप कहोगे कि मान लो मैं किसी तरीके से हमारे नेता कोई शिथिल हो गए, अब और उसका बेटा आज जो है काम कर रहा था, उसको दे दिया गया, तो कौन सी गलती है? ये परिवारवाद कहाँ हुआ? और सारे पार्टियों में, कोई एक में नहीं, सारे पार्टियों में परिवारवाद है। अगर आपके 10 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके ही शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? क्या लगता है कुछ चीज़ बचे हैं जिसे अमल में लाने की ज़रूरत है, या फिर फुंदेलाल जी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं कामों पर संतुष्ट नहीं हूँ। 10 साल में हमने जो मांग किए, और मुख्यमंत्री जी हमेशा अमरकंटक में आते थे, और जब भी उनका यहाँ भ्रमण हुआ, आगमन हुआ, हमने पूरे फाइल बना करके हमेशा उनको दिए। ये साहब, ये मेरे क्षेत्र में रह गया है कि आप आवागमन का कनेक्टिविटी, एक टोला से दूसरे टोला हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोग ये हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, हवाई जहाज़ में चल रहे हैं, और हम एक गांव से दूसरे गांव में हम नहीं चल पा रहे हैं। तो इतना कृपा कर दीजिए कि आप भी इसी प्रदेश में हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो विधायक हूँ, लेकिन आप भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 8.5 करोड़ जनसंख्या में जब बात होगा तो मेरे पुष्पराजगढ़ की भी जनता समाहित होगा, और वहाँ से भी आप टैक्स लेते हैं, वहाँ से लगान ले रहे हैं आप, वहाँ भी कर्मचारियों से आप टैक्स ले रहे हो, व्यापारियों से ले रहे हो, वही पैसा तो आपके खजाने में है। क्या उनको बिजली, पानी, रोड, सड़क की हकदार वो नहीं है? हमने सदन में कहा, बातें कही, उनसे सामने में कहा। मुझे कोई डर नहीं था, मेरी जनता मुझे चुन के भेजते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं पर लड़ना मेरा कर्तव्य है। तो हमने अनवरत लड़ते रहे। मेरे शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब। अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपको बताऊं कि पूरे गांव में हमने पैदल चला। कोई विधानसभा, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाले हों या नहीं मैं नहीं जानता, किए होंगे, लेकिन हमने अपने पुष्पराजगढ़ विधानसभा में मेरे साथियों को लेके, कार्यकर्ताओं को लेके, हर गांव, टोला, मजरा में हम लोग गए। फिर वहाँ देखे कि जिस प्राथमिक शाला को कांग्रेस ने बनवाया और उसकी आज की हालत बिल्कुल जर्जर था, पानी टपक रहा है, वहाँ के फर्श टूट गया है, दीवार गिरने की स्थिति में है, टीचर हैं नहीं, बच्चे बस्ता लेके आते हैं, बस्ता लेके चले जाते हैं। मैं कहा, शिक्षा के बिना विकास कैसे होगा? मैं पूरा देखा, करीब प्राथमिक शालाओं की हालत, शिक्षा तो है ही नहीं है। एक गुरुजी है, वह हाजिरी लेता है, और आप जानकर हैरान होगा कि कभी कोई तो ऐसे हैं कि एक शिक्षक 2-2, 3-3 विद्यालय की हाजिरी ले रहा है। पढ़ाने की तो बात छोड़िए, ये 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने बना दिया। फिर उन पर हमने जो है खनिज प्रतिष्ठान मत से वो स्वीकृत कराए। 85 विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों का हमने लड़के कराया। मुझे और कोई काम नहीं चाहिए, मुझे प्राथमिक शालाएं को भवन चाहिए, बाउंड्री वाल चाहिए। मैं कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केंद्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे पुष्पराजगढ़ के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? मुझे नहीं लगता। इनका जो मुद्दा है, ये लाडली बहना केंद्र का, हमारे राज्य का भी शुरू किए हैं। हमने पुष्पराजगढ़ में नारी सम्मान योजना 75,000 फॉर्म भरवाए एक घरों में जाके। इन लाडली बहना योजना का जो अभी ये नाटक कर रहे हैं, भैया इसको 18 साल आपकी सरकार था, आप उसी समय लागू कर देते। 18 साल में मेरी माताओं बहनों के हाथ में कुछ पैसा आ गया होता। नहीं, अब वोट का समय है, अब उसको जो है 1,000 रुपये लालीपाप देने लगे। अब आचार संहिता लग गया, अब बताइए क्या करोगे आप? उसको कैसे दोगे? उसका बंद हो गया, 2 महीना मिला, और मिला कितना? लोगों के, पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिला। इनके नार्व से इतने जटिल थे कि उसके कोई आते नहीं थे। यदि 300-400 महिलाएं हैं तो उसमें 50 को मिल रहा है, अब बाकी लेके खाता और सब लोग दौड़ रहे हैं। वो तो ताके हैं कि आ जाओ का है, हम महिला नहीं है क्या?
हम पात्र नहीं है क्या? 50 ही लोग हैं तो 50 लोगों से वोट ले लेना। हम बाकी जो है वो क्या करेंगे? नारी सम्मान योजना में फार्म भरेंगे, कमलनाथ जी 1500 रुपये दे रहे हैं, 500 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। कर्मचारियों से आप पूछेंगे, उन्होंने कहा भैया हमारा पुराना पेंशन जो है कांग्रेस लागू कर रही है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्होंने लागू भी कर दिया है। इसलिए हमें विश्वास है कि हम कांग्रेस हमारे लिए ठीक है और सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए ताकि हमारा पुराना पेंशन मिले। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष है, या फिर कह लें कि 24 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। वहीं आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस इंडिया नामक गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या हम मान के चले कि आज कांग्रेस इतना विवश हो चुका है कि उसे इंडिया जैसे गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए समय से अनुसार स्थानीय राजनीति में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के साथ छोटे छोटे दलों का जो है सृजन हो गया और उनके हो जाने से स्थानीय लोग जो है और स्थानीय नेता ज़्यादा प्रभावित किए और राष्ट्रीय दलों को भी प्रभावित किए। अब जब ऐसी स्थिति है तो हमारी मजबूरी है कि उनको जो है सबको साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भाजपा भी, उनका भी सरकार राज्य में कहाँ है बताएं? वो कहीं यहाँ से गठबंधन करके बनाए हैं, कहीं वहाँ से बना है, 2-4-5 राज्यों में ही तो है, बाकी तो सब गठबंधन की सरकारें सब बनी हुई हैं। उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ सब पूरे जो है भाजपा के, कुछ नहीं है। ये तो जो न जाने उसको बताएं वो। तो आज कांग्रेस जो हमारी बना गठबंधन बना है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विचलित हैं। अब माननीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने किया, उस यात्रा में लोगों का एक विश्वास जगा कि यार राहुल गांधी जी ही एक ऐसा नेता हैं जो माननीय मोदी जी से लड़ रहे हैं। बाकी आप बताइए कौन लड़ रहा है? सबको डर है कि कहीं कोई बंद ना कर दे, हमको कोई ईडी सीडी ना भेज दें। सारे लोग भयभीत हैं और जब भयभीत हो भैया तो आप गठबंधन बनाओ और 2023 में एक अपना जो है उपस्थिति अच्छा दर्ज कराओ। भाजपा तो नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा मानती है। हाँ माने। भाजपा का आरोप है कि गठबंधन जो इंडिया नामक गठबंधन है वहाँ पे पता नहीं कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। पता नहीं ये जो इंडिया गठबंधन है वो किसके साथ जाएगी, किसके चेहरे के साथ जाएगी। हमारे विभिन्न विचारधाराओं के पार्टियां जब एक होती हैं, अभी चुनाव में यदि हम एक हैं तो प्रधानमंत्री भी हमारे बन जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगा ये सुनिश्चित है। क्योंकि लोगों को जहान में आ गया आज जो परिवर्तन है वो परिवर्तन महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ये जो दो चीज़ें हैं हमारी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 2 करोड़ लोगों का हम नौकरी देंगे। सबको लगा यार कि 15 लाख बहुत होता है। जब 35 करोड़ में हमारे विधायक चले गए तो आम जनता को बोले कि 15 लाख यदि मिल रहा है तो एक बार न सही हो गया। सारे लोगों ने खाता खुला दिया और खाता खुलाने के बाद वो ताकने लगे, आज तक 15 रुपया भी नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी का हिसाब जनता ही लेगा। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। कुंदेलाल सिंह मार्को के अपने संकल्प एवं वादे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, मेरा वादा ये है कि हमारे जय पुष्पराजगढ़ महतारी, हम नवा पुष्पराजगढ़ गढ़बो, जहाँ बिजली, पानी, रोड, सर्वहारा समाज की सर्वांगीण विकास। मेरे पुष्पराजगढ़ में रोडों की व्यवस्था, रोडों पर हम काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, कृषि पर काम करेंगे। और जो कृषि, हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश भी है, तमाम जो है बांध बने हुए हैं। आप सुन के आपको ताजुब लगेगा कि बांधे बने हैं, कैनाल नहीं है। काहे के लिए आप बना दिए भैया? पानी भरा है, हमको सिंचाई हम नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है।
जो हमारे पहले के जितने बांध और नहर बने थे बस उतने उसका विस्तार इन्होंने नहीं कर पाया। जो विद्यालय बने उसकी पुताई नहीं कर पाए। आप अगर चुन के आते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके वादे क्या हैं? मेरा वादा ये है कि यदि मैं मुझे दोबारा जनता मेरे आशीर्वाद देंगे, फर्स्ट काम स्वास्थ्य बेहतर, जो कि कोरोना में हम आप सब लोगों ने जान लिया है कि कैसे ज़िंदगी बनती है और बिगड़ती है। स्वास्थ्य हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है। 10 साल में लड़ाई लड़ा हूँ डॉक्टरों का, और आपको बताऊं कि हर वर्ष सैकड़ों डॉक्टर हमारे पैदा होते हैं, मेडिकल कॉलेजों से निकलते हैं। उन आदिवासी क्षेत्रों में उनको भेजा जाए, उसका उस नियम में है। आप क्यों नहीं भेजते हैं? 1 साल आप रखिए, दूसरा बैच आ जाएगा, उनको वहीं भेज दीजिए। तीसरा बैच आएगा, इनका जो है पूर्ण होता जाएगा, दूसरा बैच हर वर्ष तो निकल रहा है। रोटेशन में हम कराएंगे पहले काम कि जो हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज से पास होकर के हर वर्ष निकलते हैं, और उनके नार्थ में है कि पहले वो आदिवासी क्षेत्रों में जाके काम करेंगे। इन जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर उनकी उपलब्धि हम कराएंगे। नर्सों की व्यवस्था हो, अच्छी दवाइयों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया हो। जहाँ नहीं है उनकी जो है स्थापना कराना मेरा पहला कर्तव्य होगा। हमारी शिक्षा देश में कहाँ से कहाँ बढ़ गया। हम आज जो है 140 करोड़ की देश की जनसंख्या हो गई। मेरे पुष्पराजगढ़ में ऐसे हालत इन लोगों ने बना दिया शिक्षा की कि बच्चे 1 से लेके और 10 तक पास पहुंच गए, 9 तक पहुंच गए। आप किसी विद्यालय में जाइएगा, स्थिति क्या है? वहाँ हम शिक्षकों के दोष नहीं देंगे क्योंकि वहाँ शिक्षा है ही नहीं है। उनकी क्या गलती है? जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो पहले स्वीकृत पदों को पूर्ति करना। एक अशासकीय विद्यालय हमारा होता है, वहाँ जो हमारे विद्वान शिक्षक होते हैं उनकी इतना कम वेतन होता है, और वहाँ के बच्चे इतना सुंदर दिखते हैं जब निकलते हैं। यही मैं देखता हूँ उनके बढ़िया जो है अब रहें पढ़ना, उनके अच्छे बढ़िया समझ के जाते हैं। उनके यूनिफॉर्म इतने अच्छे होते हैं। मेरे यहाँ बच्चों के टीचरों का अच्छा लाखों लाख रुपए, इसके बाद भी उसके हम नहीं पा रहे। तो हम ये मेरा सोच है व्यक्ति सर कि जो अशासकीय विद्यालयों की जो व्यवस्थाएं हैं हम शासकीय विद्यालय में क्यों ना दें, वहाँ उसी तरीके से उसका हम जो है बनाएंगे। बैठने की व्यवस्था बढ़िया जो है, हमारे टीचर पूरे हों, बच्चे लगें कि हमारे शासकीय विद्यालयों में जा रहे हैं। आज शासकीय विद्यालयों के स्थिति अच्छे नहीं होने के कारण पूरे अभिभावक अशासकीय विद्यालय की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसमें पैसा भी दे रहे हैं। और वहाँ ही हमारा विद्यालय है, वहाँ जो है 5-10 लड़के वो बंद होने की स्थिति में हैं, उसको मैं ठीक करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? मेरा क्षेत्र की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने 10 साल मुझे सेवा करने का अवसर दिए हैं। आपके दुख और सुख में हमेशा मैं खड़ा रहा। इस वर्ष पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है, और मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी। यदि आप सबका आशीर्वाद रहा और जीत के गया, तीसरे बार जाऊंगा, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, मंत्री भी बनेंगे। और जब मंत्री बन के आए, कभी मेरे क्षेत्र में मंत्री नहीं बने, माननीय स्वर्गीय देवेश सिंह जी केंद्र के रहे हैं, इसके बाद राज्य में आज तक कभी मंत्री हुए नहीं। यदि हम जीत के आए तो फिर विकास तो फिर यहीं होगा। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपने 36,000 वोट से 2013 में आपने जिताया, 2018 में आपने 22,500 से आपने जिताया। तो इस बार हम चाहते हैं कि 50,000 वोट से आपका आशीर्वाद मिले, और ये जीत आपका जीत है, मेरा जीत नहीं है। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, ये तमाम जो हमने बता चुके हैं उनके विरुद्ध हमारे पुष्पराजगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में मैं काम करूंगा। उनसे अपील करता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले और प्रचंड बहुमत से आप लोग जीतें, और हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं और अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि सरकार रहती है तो थोड़ा काम करने में भी अच्छा रहता है। और 10 साल हम विपक्ष की राजनीति किए हैं,
अब आप सोचिए कि कैसे हम काम करते रहे होंगे। इसके बाद ही अपने क्षेत्र के लोगों का हमने जो है पूरा काम करने का प्रयास किया है। इसलिए उनसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका स्नेह, प्यार और एक अमूल वोट 17 नवंबर को इसका वोटिंग होगा, उसमें पंजा छाप पर वोट बटन वाले दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें। धन्यवाद आपके पूरे इस चैनल के पूरे परिवार को। आपने इस दूरांचल क्षेत्र में आपने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि चैनल और परिवार इसी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के सत्यता का उजागर करने की कृपा करेंगे। आप चौथा है, आपका आँख कान आप हैं और स्तंभ है। इसलिए मैं आपसे मेरा पूरा विश्वास है और आशा है कि जनहित में जो मुद्दा आए हैं उनको प्रकाशित करने की कृपा करें। सब में धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फुंदेलाल सिंह मार्को। पुष्पराजगढ़ से ये 10 वर्षों से विधायक हैं। तो ऐसे ही अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नेताओं से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। बहुत बहुत धन्यवाद फुंदेलाल सिंह जी।